नमस्कार दोस्तों, बुली बाई ऐप के केस ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। लिटरली एक ऐसी ऐप जहां पर औरतों की ऑक्शनिंग करी जा रही है। औरतों की फोटोज इस्तेमाल करके उन्हें पब्लिकली ऑनलाइन पोस्ट किया जा रहा था और बड़े ही डिग्रेडिंग तरीके से उन्हें बेचने की कोशिश करी जा रही थी। सुनकर लगेगा कि इस तरह की घटिया हरकत तो कोई हार्डकोर क्रिमिनल, सीरियल रेपिस्ट या कोई साइकोपैथ ही कर सकता है, लेकिन असलियत में इस ऐप के पीछे के मास्टरमाइंड आपके पड़ोस में रहने वाले 18-21 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। यह हालत हो चुकी है दोस्तों देश में रेडिकलाइजेशन की, पूरी जनरेशन को बर्बाद करके रख दिया है। आज की इस वीडियो में आइए समझते हैं क्या है असली रीजन कि इतने सारे लोग देश में नफरत से ब्रेन वॉश हो चुके हैं। सबसे पहली चीज आप पूछोगे कि मैं से एक इंसिडेंट को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोल रहा हूं। इक्का दुक्का लोग तो हमेशा ऐसे निकल ही जाते हैं जो ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हमारे देश में आज के दिन यह बात इक्का दुक्का लोगों से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। अभी ये बुली बाई डील्स की ऐप है, इससे पहले सुली डील्स की एक ऐप थी जो सिमिलर तरीके से मुस्लिम औरतों को अटैक करती थी। इसके अलावा टेलीग्राम, किक मैसेंजर, रेडिट, डिस्कॉर्ड पर कई ऐसे चैनल्स हैं जो सिमिलर काम करने लग रहे हैं। कई जगहों पर हिंदू औरतों की फोटो को शेयर किया जाता है, अनजान हिंदू लड़कियों की फोटोज को, जहां पर बहुत ही गंदे गंदे मैसेजेस लिखे जाते हैं। कुछ महीने पहले हमने एक केस देखा जहां पर एक क्रिकेटर की छोटी सी बेटी के खिलाफ थ्रेट्स देखने को मिले। इनफैक्ट देश की यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तक को नहीं छोड़ा गया। एक नफरत उगलने वाला इंसान है यति नरसिंह, जिसने बहुत ही शेमफुल चीजें कही प्रधानमंत्री मोदी और स्मृति ईरानी के खिलाफ। और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही है, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा। इसके अलावा देश में खुले में धर्म संसद ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं जहां पर लोगों को मारने काटने की बात करी जा रही है। जेनोसाइडल स्लोगन्स उठाए जा रहे हैं, जैसे कि हरिद्वार धर्म संसद। वैसे इसे धर्म संसद नहीं, अधर्म संसद बुलाना चाहिए इसे। पिछले साल अगस्त में गुंडे खुले में चलते हुए सड़कों पर स्लोगन्स उठा रहे हैं, जब काटे जाएंगे हम राम राम चिल्लाएंगे। इमेजिन करो, भगवान राम, जिन्हें एक सिंबल ऑफ प्योरिटी की तरह देखा जाता है, प्यार की नजरों से देखा जाता है, उनका नाम इस्तेमाल करके ऐसे टेररिस्ट वाले स्लोगन्स उठाना। इसके अलावा हालत यह आ गई है कि हर महीने 2 महीने हमें हेट स्पीच सुनने को मिलती है किसी ना किसी पॉलिटिशियन से, चाहे वो AIMIM के वारिस पठान हो या फिर बीजेपी के कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर या परवेश वर्मा हो। लिंचिंग जो शब्द है 2014 से पहले शायद ही कभी सुनने को मिलता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उससे पहले लिंचिंग्स नहीं होती थी, लेकिन 2014 के बाद से लिंचिंग्स इतनी आम बात हो गई है। कहीं पर पालघर में साधुओं की लिंचिंग हो या फिर अखलाक पहलू खान या तबरेज अंसारी की लिंचिंग्स हो। धर्म के बेसिस पर जो नफरत है लोगों के अंदर इस हद तक बढ़ गई है कि हमें कई ऐसे मर्डर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अंकित सक्सेना का मर्डर क्योंकि वो मुस्लिम औरत से शादी करना चाह रहे थे, या फिर चंदन गुप्ता का मर्डर, या फिर कमलेश तिवारी का मर्डर हो जो सो कॉल्ड रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने की वजह से हुआ हो। हमें शूटिंग्स देखने को मिलती हैं, जामिया में शूटिंग इंसिडेंट या फिर शाहीन बाग का शूटिंग इंसिडेंट खुले में। आप खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, ऐसे इंसिडेंट्स की लिस्ट कितनी लंबी हो चुकी है। दिन प्रतिदिन हमें ऐसा कोई केस देखने को मिल जाता है। तो हाँ, ये जो बुली बाई का केस है, पहली चीज तो ये है कि ये कोई इकलौता स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है। अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो यहां पर सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन बढ़ने लग रही है। जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने कई टाइम पहले एक वार्निंग दी थी, ये आपके बच्चों को दंगाई बना देंगे, और आज ये हमें होता हुआ दिख रहा है। इस बुली बाई ऐप के पीछे किसका हाथ है? श्वेता सिंह, एक 18 साल की लड़की जो उत्तराखंड में रहती है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। इसके अलावा विशाल कुमार झा, एक 21 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इस ऐप को प्रमोट कर रहे थे कुछ फेक अकाउंट्स के द्वारा जो खालसा एक्सट्रीमिस्ट के नाम पर बनाए गए थे। तो यहां पर बड़ा क्लियर है कि धर्म के नाम पर नफरत घोलने की कोशिश करी जा रही थी लोगों के बीच में। इसके अलावा एक तीसरा बंदा पकड़ा गया 21 साल का मयंक रावल उत्तराखंड से, और लेटेस्ट अरेस्ट जो दिल्ली पुलिस ने किया है इस केस में वो है नीरज बिश्नोई, एक और 21 साल का लड़का, सेकेंड ईयर बीटेक का स्टूडेंट है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। यह हैरानी की बात नहीं है क्योंकि पहले भी जो हमें ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। जो जामिया का शूटर था वो एक 11th क्लास का स्टूडेंट था। उसने कहा था वो स्कूल जा रहा था, लेकिन स्कूल जाने की जगह वो इस प्रोटेस्ट साइट पर गया जामिया की, जहां पर उसने पिस्तौल से फायरिंग करी। फायरिंग करने से पहले उसने फेसबुक पर मैसेज पोस्ट किया था, शाहीन बाग खेल खत्म। और ये कोई बड़ा हिस्ट्री शीटर नहीं था, कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था, ना ही कोई गैंगस्टर था ये बंदा, बल्कि इसके पापा राजेंद्र शर्मा एक पान की दुकान चलाते हैं।
वो शॉक हो गए थे सुनकर कि उनका बेटा वहां प्रोटेस्ट साइट पर जाकर शूटिंग करने लग रहा है, गोलियां चलाने लग रहा है लोगों पर। उन्होंने कहा उन्हें तो कोई आइडिया तक नहीं था इस चीज का, उन्हें लगता था कि उनका बेटा किसी से कभी लड़ाई तक नहीं करता। सेम चीज हमें शाहीन बाग के शूटर कपिल गुर्जर के साथ देखने को मिली। उसने ऐसा कदम उठाया, इसके पीछे कुछ आप? नहीं, इसको हमें कोई मालूम नहीं कैसे उठाया, ये पता नहीं है बिल्कुल भी। कोई हमें कोई किसी पूरे परिवार को हमें किसी कोई मालूम नहीं है। उसकी फैमिली शॉक्ड थी ये देखकर कि वो कैसे उनकी फैमिली का कोई इंसान ये कर सकता है। और जिस इंसान ने विराट कोहली की बेटी को थ्रेट्स दिए थे, राम नागेश श्रीनिवास, वो भी कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था, बल्कि एक 23 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो आईआईटी हैदराबाद से ग्रेजुएट किया था। इन सारे केसेस में ये जो अक्यूज लोग हैं, ना तो इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी, ना इनका कोई गुंडागर्दी का बैकग्राउंड था, ये किसी क्रिमिनल परिवार से नहीं आते थे, और ना ही ये कोई अनएजुकेटेड लोग, सब पढ़े लिखे थे, अच्छी एजुकेशन कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो फिर इन्होंने क्राइम क्यों किया? क्योंकि ये एक विचारधारा से इन्फ्लुएंस थे, एक आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित थे ये लोग। और इस चीज को ही टेररिज्म कहा जाता है कि टेरर करना किसी के ऊपर सिर्फ एक विचारधारा से प्रभावित होकर, किसी इज्म की वजह से। अब ये इज्म कोई धर्म हो सकता है, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, कोई इकोनॉमिक आइडियोलॉजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। रिनाउंड राइटर जावेद अख्तर जी ने ट्विटर पर लिखा था कि बुलीबाई केस में जो 18 साल की लड़की है, एक्यूज्ड है, इसने अपने दोनों पेरेंट्स खो दिए थे कैंसर और कोरोना से, तो शायद इसे फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। इस चीज को लेकर कई लोगों ने जावेद अख्तर जी के खिलाफ लिखा, कहते हुए कि ये गलत है, वो क्रिमिनल है, उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह ने लिखा कि अगर उन्होंने अपने किसी पेरेंट को कोविड की वजह से खोया होता तो उन्हें गुस्सा आता सरकार के खिलाफ कोविड मिसमैनेजमेंट पर, लेकिन यहां पर अपने पेरेंट्स को खोकर आप औरतों को ऑक्शन करने लग जाओ ऑनलाइन, ये कैसे हो सकता है? कोई ऐसा क्रिमिनल कैसे बन सकता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, कोई इस तरह की हरकत क्यों करेगा? यहां पर मैं माफी मांगने के सवाल पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि हमें एम्पैथी जरूर होनी चाहिए उस लड़की के लिए जिसने हरकत करी। कंफ्यूज मत करना, मैं सिंपैथाइज करने को नहीं कह रहा हूं। सिंपैथाइज का मतलब होता है हमदर्दी दिखाना किसी के लिए, लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना, जो उसने किया ऐसा क्यों किया। और इस केस में मैं एम्पैथाइज करना बहुत जरूरी समझता हूं, क्योंकि यहां पर एक नफरत का पेड़ बोया गया है। श्वेता और विशाल उस पेड़ की बस दो टहनियां हैं। अगर इन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप इन्हें ट्रायल पर डाल दो, इन्हें कॉन्विक्ट कर दो, लेकिन टहनी को काटने से पेड़ नहीं कटता। हमें पेड़ को काटने के लिए पेड़ की जड़ों तक जाना पड़ेगा। क्या रूट्स हैं इस नफरत के पेड़ की? कैसे ये यंग लोग यहां पर क्रिमिनल बन गए, टेररिस्ट बन गए बिना किसी बैकग्राउंड के? ये हमें समझना बहुत जरूरी है अगर हमें आने वाली कई टहनियों को उगने से रोकना है तो। नहीं तो ऐसे हजारों और बच्चे इसी चीज का शिकार बन जाएंगे। आज से 8 साल पहले 2014 में ये जामिया का शूटर और ये श्वेता सिंह 10, 11, 12 साल के बच्चे होंगे। ये बच्चे सोचकर देखिए, ऐसी इन्वायरमेंट में बड़े हुए जहां पर पॉलिटिशियंस के लिए हेट स्पीच फैलाना बड़ी आम बात बन चुकी थी। ये ऐसी टेलीविजन डिबेट्स देखकर बड़े हुए जहां पर गोदी मीडिया के द्वारा रोज हिंदू मुस्लिम करना आम बात बन चुकी थी। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना आम बात बन चुकी थी। ये ऐसे यूट्यूबर्स को देखकर बड़े हुए जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, औरतों को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं, और उस चीज को कॉमेडी की तरह प्रेजेंट किया जाता है। और जो भी जीतेगा उसको मिलेगी स्वीटी के गाल पे पप्पी। ओए, गाल पे पप्पी का क्या सीन है? स्मूच लगवा, स्मूच। एक मिनट दे दे। स्वीटी सुपारी की ये कैसे टाइम पर बड़े हुए जब फेसबुक के एल्गोरिथम ने रेडिकलाइजेशन को प्रमोट किया और उसे बढ़ावा दिया। इसकी बात मैंने वैसे फेसबुक पेपर्स वाले वीडियो में करी थी, अगर आपने नहीं देखा है लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फेसबुक के विसल ब्लोअर ने एक्सपोज किया था फेसबुक के कई इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को, और यह दिखाया था कि कैसे नफरत को और बढ़ावा मिला, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर कोई गोदी मीडिया ना भी देखे टीवी पर, सोशल मीडिया पर फेसबुक का इस्तेमाल ना भी करे, आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली एप्स जैसे कि व्हाट्सएप पर भी ये सब किया गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिसे आज हम बड़े इनफेमसली जानते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया झूठ फैलाने के लिए, फेक न्यूज फैलाने के लिए, और ऐसे ही हाईली प्रोवोकेटिव और नफरत भरे आइडियोलॉजी को लोगों के अंदर डालने के लिए। और इस तरह की ब्रेन वॉशिंग का असर हमें हर धर्म के लोगों में देखने को मिला, जहां एक तरफ हिंदू युवा जैसे कि राम भक्त गोपाल रेडिकलाइज हुए, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम यूथ जैसे कि आदिल अहमद दर रेडिकलाइज हुए। ये 21 साल का कश्मीरी मिलिटेंट था
जो सुसाइड बॉम्बर था पुलवामा अटैक का। राम भक्त गोपाल की ही तरह रिपोर्ट किया जाता था कि ये बहुत शाय था और चुपचाप रहता था। और जैसे राम भक्त गोपाल अपने आप को हीरो समझ रहा था ये काम करने से पहले, सेम चीज आदिल के साथ भी थी। राम भक्त गोपाल ने फेसबुक पर लिखा था, मेरी अंतिम यात्रा पर मुझे भगवा में ले जाएं और जय श्री राम के नारे हो। सिमिलरली आदिल अहमद का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो था जिसमें वो क्लियरली बहुत प्राउड फील कर रहा था। कह रहा था बाकी मुस्लिम यूथ से कि प्यार में मत पड़ो, जिहाद में ज्वाइन करो। इन सब केसेस में ब्रेन वॉश किए जाने का प्रोसेस एक जैसा सही होता है। स्टेप 1, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। आमतौर पर एक इंसान की जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है उसमें कई सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। आपकी एजुकेशन कैसी है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी इकोनॉमिक क्लास क्या है, आपकी एम्प्लॉयमेंट कहां पर हुई है, आपके विचार क्या है, आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो इन सारी चीजों से बनती है। उनमें से रिलीजन भी एक पार्ट होता है आपकी आइडेंटिटी का। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जब ब्रेन वॉश करना होता है तो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस डाली जाती है कि आपकी बाकी सारी आइडेंटिटीज खत्म हो जाए, बस आप अपने आप को अपने धर्म के थ्रू आइडेंटिफाई करें। यह किया जाता है व्हाट्सएप मैसेजेस भेजकर, जिनमें बार बार ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है कि हम हिंदू हैं या हिंदू एकता, हम हिंदुओं को इकट्ठे होना पड़ेगा, असली हिंदू को हमेशा खून खोलना चाहिए, ये जो मुस्लिम है या हम मुस्लिम जो है यहां पर। स्टेप 2, हम बड़े ऑप्रेस्ड हैं। एक बार आपकी आइडेंटिटी बना दी गई धर्म के अराउंड तो आपको बताया जाता है कि आपके धर्म के खिलाफ कितने अत्याचार हो रहे हैं, आपको यहां पर खतरा है किसी चीज का। व्हाट्सएप मैसेजेस में आपको गोरी खून खराबे वाली प्रोवोकेटिव डिटेल्स बताई जाती हैं। बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को रेप किया जा रहा है, इंसानों को गोलियों से मारा जा रहा है, कई बार खून से भरी हुई फोटोज भी सर्कुलेट करी जाती हैं। अब हर केस में फोटोज वीडियोस झूठी नहीं होती, कुछ केसेस में सैडली ये सच भी होता है, लेकिन आपको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि सिर्फ आपके धर्म के साथ ही ये होने लग रहा है, जबकि रियलिटी ये होती है कि हर तरफ से अत्याचार देखने को मिले। हिंदूज ने मुस्लिम्स को मारा, मुस्लिम्स ने हिंदूज को मारा, किसी ने ज्यूज का जेनोसाइड किया, मुस्लिम्स ने क्रिश्चियंस को मारा, क्रिश्चियंस ने मुस्लिम्स को मारा। एक्चुअली में रिलीजियस बायोगेट्री की वजह से दुनिया भर में पिछले 500,000 सालों में लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई हैं। तो जब ये मैसेजेस दिखाए जाते हैं आपको व्हाट्सएप पर कि थिंक ऑफ व्हाट वाज डन टू हिंदू वुमेन इन 1921 मोपला राइट्स, ये सच जरूर है कि पेजेंट अपराइजिंग में एंटी हिंदू राइट्स हो गए थे, लेकिन 2002 के गोजरा राइट्स भी उतने ही सच है। 1984 के हिंदू सिख राइट्स भी उतने ही सच है। 1990 में कश्मीरी पंडित्स पर हमला किया गया था, उन्हें कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा था। 1999 में हिंदुत्व ग्रुप बजरंग दल ने क्रिश्चियन मिशनरी ग्राहम और उसके 2 छोटे बच्चों को आग से जला दिया था, मारकर हत्या कर दी थी। ये सब उतना ही सच है। सितंबर 11 के हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन ने एक ओपन लेटर लिखा था अमेरिका को, यह बताते हुए कि पैलेस्टीन, लेबनान, सोमालिया के लोगों को कितना अत्याचार सहना पड़ा है और उसमें अमेरिका की क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो भी सच है। चंदन गुप्ता का मर्डर भी उतना ही सच है जिसकी राम भक्त गोपाल ने बात करी थी। स्टेप 3, हम खतरे में हैं। ना सिर्फ पास्ट में अत्याचार हुए थे बल्कि प्रेजेंट में भी यहां पर एक बहुत बड़ा खतरा है। जाग जाओ वरना हम खत्म हो जाएंगे, आपका खून खोलना चाहिए। अनलाइक स्टेप 2 जिसमें कुछ चीजें सच थी, स्टेप 3 हमेशा झूठ होती है। यहां पर कंप्लीट फेक न्यूज बताई जाती है दिखाने के लिए कि कैसे यहां पर एक खतरा मंडरा रहा है हमारे धर्म के ऊपर। और स्टेप 4 आती है, क्या आप रेडी हो हीरो बनने के लिए? ये फाइनल स्टेप है। एक इमोशनल अपील करी जाती है या रिलीजियस अपील करी जाती है कि अपने धर्म के लोगों को बचाने के लिए अब समय आ गया है, हीरो बन जाओ, गोली उठा लो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या दोस्तों, ये जितनी भी यहां पर ब्रेन वॉशिंग करी जाती है इसके जो विक्टिम्स बनते हैं वो आम लोग बनते हैं। यहां पर कभी भी जो आपने नहीं देखा होगा कि इन पॉलिटिशियंस के बेटे बेटी कभी इस ब्रेन वॉशिंग का शिकार बन रहे हो। अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और परवेश शर्मा, इनके जो बेटे बेटियां हैं ये कभी दंगेबाज नहीं बनते। इनफैक्ट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्वीट किया था कांग्रेस के वर्कर ने दिखाते हुए कि गोयल के बेटे हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, जावेदकर के बेटे बॉस्टन, राजनाथ के बेटे लीड्स यूनिवर्सिटी, निर्मला की बेटी एनडब्ल्यू यूनिवर्सिटी, आरएस प्रसाद के बेटे कॉर्नेल, अमित शाह के बेटे बीसीसीआई में। जहां एक तरफ विशाल झा, श्वेता सिंह, मयंक रावल अब कई साल अपने जेल में बिताएंगे नफरत फैलाने के एक्यूजिशन पर, लेकिन ये जो टॉप पर बैठे नेता हैं जहां से जो कुछ नहीं करते इस नफरत को रोकने के लिए या अक्सर खुद ही ये नफरत फैलाते हैं, उनके बच्चों को कभी कुछ नहीं होना। यहां पर
उनकी लाइफ सेट है। यहां पर आम जनता ही है जो खुद से दंगेबाज भी बनती है और दंगेबाजों के हाथों मारी भी जाती है। जो लोग यहां ब्रेन वॉश्ड होते हैं वो 100% कन्विंस्ड होते हैं अपने मिशन को लेकर। उन्हें पूरा यकीन होता है कि जो वो करने जा रहे हैं वो सही है। यहां पर अपनी कहानी के वो हीरो होते हैं। तभी तो कोई अपनी पूरी जान गंवा सकता है या अपने पूरे करियर, अपनी जिंदगी को बर्बाद करके रख सकता है इस विचारधारा के अंदर आकर। वैसे ये लोग अगर चाहते अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा भी कर सकते थे। अपने फ्री टाइम में नई हॉबीज सीखना, अपने करियर पर काम करना, नए बिजनेस आइडियाज पर काम करना, या फिर कोई एनजीओ ज्वाइन करके सोसाइटी में सही मायनों में अच्छे के लिए बदलाव लाना। लेकिन इनके अराउंड जो इन्वायरमेंट थी वो इतनी नफरत वाली थी कि ये सारे अच्छे काम इनके लिए प्रायोरिटी नहीं थे। ये इतना ब्रेन वॉश्ड हो गए थे कि इन्हें यही ऐसी घटिया हरकतें ही कर। इनफैक्ट मैं हैरान नहीं होऊंगा कि आप में से कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ हिंदूज, कुछ मुस्लिम्स देखकर कहेंगे कि उन्होंने गलत क्या किया। अगर हम पर हमला किया जा रहा है तो हमें रिवेंज तो लेनी ही चाहिए। क्या हम अपने आप को बचा तक नहीं सकते? अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं आप भी प्रभावित हो गए हो ऐसी कट्टर विचारधारा से। मैं इसका जवाब दूंगा नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता अपने आप को बचाने का। ये जो पूरा कैंपिंग है कि हम हिंदूज वर्सेस वो मुस्लिम्स या फिर हम मुस्लिम्स वर्सेस वो हिंदूज, ये लॉजिकली फ्लॉड है। यहां पर एक रैंडम इंसान को अटैक करके क्या मिलता है? जो राम भक्त गोपाल की गोली थी वो एक जामिया स्टूडेंट शादाब फारूक को लगी थी। हाँ, चंदन गुप्ता मारे गए थे, कमलेश तिवारी मारे गए थे, लेकिन शादाब फारूक की क्या गलती थी? उन्होंने तो जाकर नहीं मारा था ना उन्हें। सिमिलरली आदिल अहमद ने जो सुसाइड बॉम्ब किया था उसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। उन जवानों की क्या गलती थी? या फिर लेटेस्ट एग्जांपल को लेकर देख लो, ये जो अक्यूज हैं श्वेता, विशाल, मयंक और नीरज, इन सब ने अंकित सक्सेना के केस के बारे में सुना होगा जहां पर कुछ मुस्लिम्स ने अंकित सक्सेना का मर्डर कर दिया। लेकिन नजीब की 65 ईयर ओल्ड मदर, क्या उन्होंने अंकित सक्सेना को मारा था? नहीं ना। तो फिर उन्होंने नजीब की मदर की फोटो इस बुली ऐप पर क्यों लगाई थी? सेम चीज जितनी औरतों की फोटोज यहां पर ऑक्शन करी गई थी उसका क्या लेना देना था ओरिजिनल इंसिडेंट से? ये रिवेंज की भावना से ऐसी चीजें करी जाती हैं। और जैसा गांधी जी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यहां एक रिवेंज हमला होता है, उसके रिस्पॉन्स में एक और रिवेंज अटैक होता है, उसके रिस्पॉन्स में एक और रिवेंज अटैक होता है। यहां कोई एंड नहीं होता रेडिकलाइजेशन का। ऐसे इंसिडेंट से रेडिकलाइजेशन फिर और बढ़ती ही चली जाती है सोसाइटी में, डर बढ़ता चला जाता है। अंकित सक्सेना के जो फादर थे वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने आप को कंज्यूम नहीं होने दिया इस कम्युनल हेट्रेड से, इस रिवेंज की फीलिंग से। जब उन्होंने रियलाइज किया कि कुछ लोग उनके बेटे की फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं और नफरत घोलने के लिए देश में, तो उन्होंने अपील करी उसके अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनके बेटे को मारा है वो कुछ स्पेसिफिक मुस्लिम लोग थे जिन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। लॉ अपना काम कर रहा है, लेकिन अंकित की मौत को यहां पर कम्युनल नफरत फैलाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई इंटरफेथ मैरिजेस को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये लोग जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये लोग आज के दिन तक अंकित सक्सेना की डेथ को इस्तेमाल कर रहे हैं नफरत फैलाने के लिए। कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग नफरत फैलाते हैं पालघर लिंचिंग केस का इस्तेमाल करके, जबकि वहां पर कोई कम्युनल एंगल तक नहीं था। सेम चीज करी गई थी डॉक्टर नारंग के केस में। एडिशनल डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने कहा था इन्वेस्टिगेशन के बाद कि यहां पर एक झगड़ा हो गया था डॉक्टर नारंग के केस में, जहां पर 9 अक्यूज लोग थे जिनमें से 5 हिंदू थे, तो यहां पर कोई कम्युनल एंगल नहीं था। इन सब चीजों का सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। लॉ एंड ऑर्डर यहां पर बड़ी सख्ती से काम करना चाहिए। जहां पर कोई हेट स्पीच फैला रहा है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे ट्विटर, फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पर हो। जो ऐसी नफरत घोलने वाली चीजें फॉरवर्ड करता है, पुलिस को उन लोगों के द्वारा एक्शन लेना चाहिए और पुलिस यहां पर अनबायस्ड और न्यूट्रल तरीके से काम करनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है पुलिस यहां पर पॉलिटिशियंस के इशारों पर नाचती है, और पॉलिटिशियंस जब खुद से ही नफरत घोलने वाली चीजें बोलते हैं, लिंचिंग अक्यूज्ड को मालाएं पहनाते हैं, तो पुलिस कैसे एक्शन लेगी ऐसे केसेस में? हमारे पॉलिटिशियंस और सरकार इस चीज का सबसे बड़ा फायदा उठाने लग रहे हैं। यहां पर डिवाइड एंड रूल खेल के लोगों के बीच में नफरत घोलकर वो इस चीज का पॉलिटिकल एडवांटेज उठाते हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर लोग धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश्ड हो जाएं ताकि धर्म से प्रभावित होकर उन्हें वोट दें फिर। और इस चीज को अगर रोकना है तो सबसे पहले आपको इसी चीज को रोकना पड़ेगा, धर्म के नाम पर वोट मत दो कम से कम, ताकि वो मजबूर हो जाएं ये सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिटिक्स को एक्चुअली में प्रैक्टिस करने पर। और पुलिस से यहां पर ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पॉलिटिशियंस के हाथों में है, लेकिन कम से कम आप अपने फैमिली का तो ध्यान रख ही सकते हैं। अपने फैमिली में जो यंग लोग हैं, जो यूथ हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए कि कहीं वो इस ब्रेन वॉशिंग का शिकार तो नहीं बन रहे हैं, किस तरीके की चीजों से वो प्रभावित हो रहे हैं। ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी आंखें यहां पर खुल
और याद रखिए यहां पर हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स नहीं हो रहा है, यहां पर एक्चुअली में लड़ाई है कम्युनल हेट मॉन्गर्स और आम जनता के बीच में। आप सोचकर देखिए आप किस साइड पर हैं।